करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी। छतरपुर बागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने बालाजी के किए दर्शन। कुछ देर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 119वां एपिसोड। मन की बात में पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर और नारी शक्ति का जिक्र किया। दिल्ली विधानसभा में आतिशी होंगे विपक्षी नेता और आप विधायक दल ने पूर्व सीएम को चुना। कल से असेंबली का पहला सेशन। तेलंगाना टनल हादसा, 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ बोला अंदर आवाज लगाई, रिस्पांस नहीं मिला। पानी कीचड़ निकालने की हैवी पंप मंगाया। महाकुंभ में नाव वाले वसूल रहे 20 गुना पैसा। स्टेशन से संगम की ओर जाने वाले रास्ते फुल। एयरपोर्ट पर यात्रियों को पार्किंग की तरफ रोका। और 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी में रात में ठंड, राजस्थान में पारा 10 डिग्री से नीचे। उत्तराखंड हिमाचल में 2 दिन बाद बर्फबारी आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं बागेश्वर धाम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा निवारण ही धर्म है। इसलिए नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अपूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, 2 बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है
कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवा व्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। अगर मैं सभी इस सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक, देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं। और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर, जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा की अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसे का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। ऐसे कितने ही अनुष्ठान इस एकता के महाकुंभ में चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सब कौन कर रहा है? हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से, समर्पित भाव से, सेवा भाव से इसमें लगे हुए हैं। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं, वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है। अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। साथियों, यहीं पास में
हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट, प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। मुझे बताया गया है यहां 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन 251 बेटियों के सामूहिक विवाह महोत्सव का भी आयोजन होगा। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भी बागेश्वर धाम की सराहना करता हूं। मैं सभी नवविवाहिता दंपतियों को, मेरी बेटियों को सुंदर और सुखी जीवन के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया और सबका साथ सबका विकास के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार है सबका इलाज, सबको आरोग्य। इस विजन को पूरा करने के लिए हम अलग अलग स्तर पर फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस है बीमारी से बचाव पर। आप मुझे बताइए, यहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट, शौचालय हर गांव में बने हैं कि नहीं बने हैं? इससे आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? आपको पता है, शौचालय बनने से एक और फायदा हुआ है। शौचालय बने हैं तो गंदगी से होने वाली बीमारियां भी कम हुई है। एक स्टडी कहती है, जिन घरों में शौचालय बने हैं वहां हजारों रुपये बीमारी पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हालात ये थी कि देश में गरीब जितना बीमारी से नहीं डरता था, उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता था। मैं भी आप सबकी तरह गरीब परिवार से निकला हूं। मैंने भी इन तकलीफों को देखा है और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैं इलाज का खर्च कम करूंगा और आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊंगा। मैं आपको बार बार हमारी सरकार की कुछ योजना, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देता रहता हूं ताकि एक भी जरूरतमंद योजनाओं से छूटे नहीं।
इसलिए मैं कई जरूरी बातें आज फिर यहां दोहरा रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप इसे याद भी रखेंगे और अपने परिचितों को जरा बताएंगे भी। बताएंगे ना? पक्का बताएंगे? ये भी सेवा का ही काम है। इलाज के खर्च का बोझ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने मां बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। लेकिन इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। मुझे आशा है कि यहां बहुत सारे लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड जरूर बना होगा। जिनका नहीं बना है वो भी जल्दी से बनवा ले। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि इस काम को, इस क्षेत्र में अगर कोई छूट गए हो तो तेजी से इसको आगे बढ़ाया जाए। साथियों, एक और बात आज आपको याद रखनी है। अब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार हो, परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे? मैं इन संत महात्माओं को भी कहता हूं कि आप भी जरा आयुष्मान कार्ड का प्रबंध कर दीजिए, ताकि आपको कभी बीमारी में मुझे सेवा करने का मौका मिले। आपको तो बीमारी आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो। भाइयों बहनों, कई बार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर की लिखी दवाई घर पर ही खानी पड़ती है। ऐसे में मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाई मिले, मैंने इसका भी इंतजाम किया है। इस खर्च को कम करने के लिए देश में 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और ये जन औषधि केंद्र ऐसे हैं कि जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि केंद्र में वही दवाई सिर्फ 15, 20, 25 रुपये में मिल जाती है। अब आपका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपको जन औषधि केंद्र से दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूं। आजकल बहुत बार खबरें आती हैं, गांव-गांव किडनी की भी बीमारी काफी फैल रही है। अब किडनी की बीमारी जब बढ़ जाती है तो लगातार डायलिसिस करानी पड़ती है, नियमित रूप से करानी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, खर्चा बहुत लगता है। आपकी ये मुसीबत कम हो, इसलिए हमने देश के 700 से ज्यादा जिलों में
1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले हैं। यहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार की इन सब योजनाओं की जानकारी आपको भी होनी चाहिए और आपको अपने परिचितों में भी सबको बताना चाहिए। तो मेरा इतना काम करोगे? जरा सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आपको पुण्य मिलेगा। ये सेवा का काम है। साथियों, बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता है गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होता है। पहले तो बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की घरेलू दवाएं ही आमतौर पर लोग लेते रहते हैं और कुछ लोग तो पूजा जाप में चले जाते हैं, किसी तांत्रिकों के हाथ में फंस जाते हैं। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है या गांठ दिखने लगती है तब जाकर बाहर दिखाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। और कैंसर का नाम सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, सब कोई घबरा जाता है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और ये भी समझ नहीं आता कि कहां जाना है, कहां इलाज कराना है। ज्यादातर लोगों को दिल्ली मुंबई का ही पता होता है। इसलिए हमारी सरकार इन सब तकलीफों के समाधान में लगी है। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। आपके पड़ोस में ही जो जिला अस्पताल है, चिकित्सा केंद्र हैं, वहां कैंसर क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको मेरी एक बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन इसको कुछ करना ही पड़ेगा। याद रखना और जीवन में लागू करना। कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली सावधानी ये है कि समय से कैंसर की पड़ताल, क्योंकि एक बार कैंसर फैल गया तो उसे हराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की जांच के लिए एक अभियान चला रहे हैं। आप सबको इस अभियान का फायदा उठाना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ी सी भी जो शंका हो तो कैंसर की तुरंत जांच करवानी है। एक और बात,
कैंसर को लेकर सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। ये कैंसर किसी को छूने से नहीं होता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये छूने से नहीं फैलती है। कैंसर का खतरा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और मसाले से बढ़ता है। ये माताएं बहनें ज्यादा खुश हो रही है मेरी बात सुन के। इसलिए कैंसर फैलाने वाले इस सब नशे से आपको तो दूर रहना ही है, औरों को भी उससे दूर रखना है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और मैं आशा करता हूं अगर हम सावधानी रखेंगे तो बालेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल पर बोझ नहीं बनेंगे। यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सावधानियां रखोगे ना? लापरवाही तो नहीं करोगे ना? साथियों, मोदी आपका सेवक बनकर आपकी सेवा में जुटा है। मैं पिछली बार छतरपुर आया था तो यहां मैंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्णन भी किया। आपको ध्यान होगा इनमें 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना भी थी। ये परियोजना कितने दशकों से लटकी हुई थी। कितनी सरकारें आई चली गई। हर पार्टी के नेता भी बुंदेलखंड आते थे, लेकिन यहां पानी की किल्लत बढ़ती ही चली गई। आप मुझे बताइए, पिछली किसी सरकार ने अपना वादा पूरा किया क्या? ये काम भी तब शुरू हुआ जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया। पीने का पानी और उसका संकट दूर करने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन यानी हर घर जल परियोजना के तहत बुंदेलखंड के गांव-गांव में पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। गांव में पानी पहुंचे, हमारे किसान भाई बहनों की तकलीफ दूर हो, उनकी आय बढ़े। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड समृद्ध बने, इसके लिए जरूरी है कि हमारी माताएं बहनें भी उतनी ही सशक्त बने। इसके लिए हमने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं शुरू की है। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बहनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बुंदेलखंड में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। बहनें ड्रोन से फसलों पर छिड़काव करेगी, खेती में मदद करेगी, तो हमारा बुंदेलखंड समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, गांव में ड्रोन तकनीक से एक और बड़ा जरूरी काम हो रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन से जमीन की पैमाइश करा के उसके पुख्ता कागज दिए जा रहे हैं। यहां एमपी में तो इसे लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। अब इन कागजों पर लोग बैंक से आसानी से लोन भी ले रहे हैं। ये लोन रोजगार धंधे में काम आ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, बुंदेलखंड की इस महान धरती को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए
डबल इंजन की सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं बागेश्वर धाम में कामना करता हूं, बुंदेलखंड समृद्धि और विकास की राह पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कैंसर को लेकर तमाम बड़ी बातें कही और उन्होंने साफ स्पष्ट करके कहा कि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इससे आप डरे नहीं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस बीच आ रही है रायबरेली से खबर, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हैं रायबरेली। महाकुंभ में स्नान करने जाते समय रायबरेली रुके और परिवहन मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर के फर्जी कर रहे बयानबाजी और अपना वोट बैंक खिसकता देखकर फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भारतीय संस्कृति व सभ्यता का कायल हो गया है और सांसद राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब समाप्त पार्टी हो गई है और समाप्ति की ओर से चल दी है। परिवारवाद के चलते कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही और बढ़ते हादसे को लेकर भी परिवहन मंत्री सख्त नजर आए। हेलमेट का प्रयोग न करने वालों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब समाप्त होगा। और शहर के एक निजी होटल में रुके थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और परिवहन मंत्री के साथ पूर्व मंत्री व विधायक मनोज पांडे भी मौजूद रहे। आज महाकुंभ स्नान परिवार सहित हम लोग जा रहे हैं प्रयाग। अगर देखा जाए तो महाकुंभ की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। अखिलेश जी को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि पूरा देश जो है कुंभ के तरफ चल पड़ा है। ये उनको पसंद नहीं आ रहा है या उनको अपने एक वोट बैंक उनके पास है उसका भय सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये यदि उसकी तारीफ कर देंगे तो ये वोट उनसे खसक जाएगा। इसलिए जो है वो दोहरी बातें कर रहे हैं। एक बार कुंभ नहा भी रहे हैं और कुंभ का विरोध भी कर रहे हैं। आगरा से खबर है, जहां पर सीएम योगी के दौरे का विरोध जताया गया। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अधिवक्ता बिल संशोधन वापस लेने की मांग है और पुलिस का घेरा तोड़ अधिवक्ता एमजी रोड पर उतरे और अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो विरोध प्रदर्शन करते ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का घेरा तोड़ करके अधिवक्ताओं ने एमजी रोड पर उतरकर ये प्रदर्शन किया है। तो अधिवक्ता बिल संशोधन वापस लेने की मांग है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सीतापुर से खबर, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा देखा गया। धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। एक घर से भारी संख्या में महिला और पुरुष भी मिले।
ईसाई मिशनरी से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा घर। सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का भी हंगामा देखा गया। धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं हरगांव थाना क्षेत्र के HP पेट्रोल पंप के पीछे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बलिया से खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में कूट रचित दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा देखा गया। कूट रचित दस्तावेजों के दम पर 15 ने पाई नौकरी है और CMO की गोपनीय जांच में फर्जी नियुक्तियों का पर्दाफाश हुआ है और CMO ने 15 स्वास्थ्य कर्मी पर FIR भी दर्ज कराई है। वहीं विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात थे, सभी जांच में फर्जी पाए गए। फर्जी नियुक्तियों का ये पूरा मामला है जो कि उजागर हुआ है और FIR दर्ज होने पर आरोपी स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गया। वहीं मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में भी पुलिस जुट गई है। बलिया जिला स्वास्थ्य विभाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कासगंज से खबर है, जहां पर SOG व सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई देखी जा रही है और शहर की 3 चोरी के अभियोगों का अनावरण किया और एक शातिर चोर को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं। आला नकब, सब्बल व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ई-रिक्शा चलाकर बंद मकानों की रेकी करता था चोर और बंद मकान में अकेले ही चोरी की वारदातों को अंजाम भी देता था। कोतवाली क्षेत्र में फरवरी माह में ही 3 चोरियां की गई थी। वहीं कासगंज रेलवे स्टेशन के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरियाँ हो रही थी, 2-3 घरों में लगातार बंद मकानों में चोरी हुई थी। उसमें इंस्पेक्टर कासगंज और उनकी टीम लगातार इसमें प्रयास किया और एक चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये विकास उर्फ गोलू है, जो बरेली का रहने वाला है और प्रोफेशनल चोर है। ये बरेली में इसके विरुद्ध 16 मुकदमे पंजीकृत हैं नकद जमा चोरी के। इसकी काम करने का तरीका ये था कि ये ट्रेन से आता था यहाँ कासगंज और इसने एक अपनी मोटरसाइकिल रख रखी थी चोरी की, वो भी है, वो स्टैंड में खड़ा किया और एक किराए पर टिर्रे लेकर के शहर में घूमता रहता था। जहाँ भी जिस भी गली में इसे बंद मकान मिलते थे, फिर उस बंद मकान को ये टारगेट करता था और चोरी करके वापस अपने मोटरसाइकिल रेलवे के पार्किंग में खड़ी किया और वापस बरेली चला जाता था। और सीतापुर से खबर, जहां पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का दौरा है। कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप के घर पहुंचे जल शक्ति मंत्री और पिता की मृत्यु के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। घर पहुंचकर मृतक राज राम कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि भी दी और RSS के सह प्रांत कार्यवाहक रहे हैं राम कुमार वर्मा और तस्वीर पर स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्पांजलि भी अर्पित की है। महबूबाबाद कस्बे में बने आवास पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री।
और खबर लखनऊ से, जहां पर वाराणसी में महाशिवरात्रि को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में 26 फरवरी को पूजा आरती के लिए समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने बताया है कि महाशिवरात्रि पर सुबह 3:15 बजे के करीब मंगला आरती होने के बाद भक्तों के लिए 3:30 बजे के करीब मंदिर खोल दिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर रात्रि में होने वाली चारों पहर की आरती के दौरान भी श्री काशी विश्वनाथ महादेव की झांकी के दर्शन भी मिल सकेंगे। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर शासन के निर्देशानुसार उप आबकारी आयुक्त कानपुर प्रभार अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की आसवानी इकाई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप आबकारी आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा आबकारी से संबंधित आसवानी इकाई व चीनी मिल के विभिन्न अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन भी किया गया। आसवानी इकाई का निरीक्षण करने के उपरांत उप आबकारी आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव ने चीनी मिल परिसर में बने 45,000 क्विंटल क्षमता वाले स्टील शीरा टैग का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के साथ ही जिला गन्ना अधिकारी सुधीर गुप्ता और शीरा लिपिक विवेक कुमार वर्मा से जानकारी भी हासिल की है। इसी के साथ ही के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा निरीक्षण के बाबत जानकारी करने पर उप आबकारी आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव ने नो कमेंट कहकर कुछ भी बताने से स्पष्ट इनकार कर दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री की अनोखी पहल के तहत रामपुर जिला जेल में बंदियों को महाकुंभ का स्नान करने का अवसर प्रदान किया गया। जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य के नेतृत्व में महाकुंभ से जल लाकर एक विशेष कुंड में मिलाकर हवन पूजन के बाद लगभग 250 पुरुष और 15 महिला बंदियों को स्नान कराया गया। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को धार्मिक अवसरों का लाभ देना था, जिससे उन्हें मानसिक शांति और सुधार का अवसर मिल सके। रामपुर जेल के अधिकारियों ने बताया है कि इस जल को महाकुंभ से लाया गया था और इसके बाद पूजन प्रक्रिया पूरी कर स्नान का आयोजन किया गया। सभी बंदियों ने इस अवसर का लाभ लिया और सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो है और हमारे जो कारागार के मंत्री तारा सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार जो कारागार में निरुद्ध बंदी थे उनको भी महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें स्नान का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से उनके द्वारा ये निर्देश सभी कारागारों को दिए गए थे कि महाकुंभ से जल लाकर यहाँ पर उनके बंदियों के स्नान की व्यवस्था करवाई जाए। इसी के अनुक्रम में यहाँ से एक विशेष वाहक को भेजा गया था जो महाकुंभ से जल लेकर यहाँ पर आए थे और इसके बाद जो कारागार में जो आज जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था इसमें सर्वप्रथम यहाँ पे हवन का आयोजन किया गया। और पुणे से खबर है, जहां पर अफीम की अवैध खेती पर बड़ी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 883 किलोग्राम अफीम जब्त की गई और 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। इंदापुर तालुका के नम्हावी गांव में अफीम की खेती का भंडाफोड़ पुलिस ने 27 लाख से अधिक कीमत की अफीम को जब्त भी किया है। और रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र में नगर योजनाकार विभाग डीटीपी ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए सैनिक कॉलोनी में कई मकानों को ध्वस्त कर दिया और यह कॉलोनी पूर्व मंत्री द्वारा अवैध रूप से विकसित
की जा रही थी। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में गुस्सा है, जिन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अगस्त 2022 के बाद विकसित सभी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन की सख्ती स्थायी है या सिर्फ दबदबा दिखाने के लिए की जाती है। साथ ही अधिकारियों की भूमिका और संपत्तियों की जांच की मांग भी उठ रही है। तीन लीगल नोटिस दिए, जबकि हमारे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिससे हमने ये लिया वो भी यही बता रहा था, जैसे बसासत है यहाँ पे कंप्लीट आपने देख ही रहे होंगे, है ना। तो वो भी ये बोल रहा था कि इसी चक्कर में रस्ते निकले, तो हमें यही प्लान उसी के सोचने के कारण हमें यहाँ पे चीज़ें लीरे बनाने का प्रोसेस किया। उसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका टोटल अभी तक। जिस आदमी से आपने जमीन खरीदी थी वो कौन था? ये जो यहाँ के सुरेश देवी के नाम से है जी, जो पूर्व विधायक की पत्नी। हाँ, उसी के नाम से जमीन। जिसने प्लॉटिंग की है उसने ऑफिस भी बना रखा था अपना, वो सरकार ने तोड़ना था तो ये रास्ते पहले ध्वस्त करती, ऑफिस ध्वस्त करती, तो आम पब्लिक का नागरिक को पता लग जाता कि ये अवैध कॉलोनी है। अब उन्होंने तो रास्ता देख करके, ऑफिस देख करके इन्होंने प्लॉट ले लिया, अपना मकान बना दिया। इनके पास कोई सूचना नहीं। अब इन्होंने बेचारा अपनी पूरी इनकम कमाई लगा दी, जो सीआरपी में है, बॉर्डर के ऊपर नौकरी करता है, बॉर्डर पर खड़ा रहता है, देश की रक्षा कर रहा है, और उसके मकान के साथ आज ये हालात है। उसके अपनी सारी कमाई उसने खत्म कर दी। ये प्लाट काटने वालों की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है। जब ये अभियान तो हमारा अभी अप्रैल 30 तक चलेगा। एक वो कहते हैं ना, एक केमोथेरेपी दे रहे हैं हम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ। तो पिछले कई दिनों से अभियान हमारा रेवाड़ी में शुरू हो चुका है। रेवाड़ी था पहले, धारूहेड़ा, फिर बावल, आज कोसली। तो एक तरह से पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का इम्पैक्ट दे रहे हैं हम। और आज जो तोड़फोड़ की गई है वो नठेड़ी में थी, नई अनऑथराइज कॉलोनी आई थी। सरकार 1/7/2022 से पहले की कॉलोनी रेगुलराइज कर रही है, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये सख्ती कर दी है कि उसके बाद कोई भी कॉलोनी जो है पनपे ना। और जीरकपुर के लोहगढ़ क्षेत्र में एक वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में मनजीत सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वीडियो में 2 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि मनजीत सिंह चिट्टा ने सप्लाई करता है चिट्टा की हीरोइन की। और एसपी देहात मनप्रीत सिंह ने बताया है कि एसएसपी मोहाली और सीनियर पुलिस कप्तान दीपक पारी के निर्देशों पर डीएसपी जीरकपुर जसपिंदर सिंह की अगुवाई में 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आरोपी मनजीत सिंह, जो लोहगढ़ का निवासी है, के पास से 2 ग्राम चिट्टा यानी कि हेरोइन बरामद की गए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और एसपी ने बताया है कि इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ थाना सिटी खरड़ में मामला दर्ज था और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ भी जारी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।